नमस्कार मेरे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हॉरर टॉक बाय आकाश में, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला दें। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की यात्रा नहीं, बल्कि उसका भयावह संघर्ष है एक ऐसी ताकत से जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। इस कहानी का नाम है हॉरर स्टोरी ट्रक ड्राइवर। इस कहानी का नायक है रोहित, एक साधारण ट्रक ड्राइवर जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में ट्रक चलाता है। लेकिन उसकी ये एक रात की ड्राइव उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। रोहित एक शांत स्वभाव का आदमी था। उम्र होगी कोई 32 साल, शरीर गठीला, रंग गेहुआ, माथे पर हल्की लकीरें और आंखों में थकान भरा अनुभव। उसका ट्रक टाटा 4018 पुराने जमाने की तरह सजा हुआ था, जिसमें पीतल की झालरें, स्टीयरिंग के पास लटकती रुद्राक्ष की माला और विंडशील्ड पर लिखा था मां का आशीर्वाद। ट्रक के पिछले हिस्से पर चमकता हुआ नंबर था UK 487394। उस दिन रोहित को एक स्पेशल डिलीवरी मिली थी। चंदौसी से निकलकर उसे रात तक एक दूर दराज गांव बड़ा गांव पहुंचना था, जो जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। रूट सुनसान था और गूगल मैप पर भी कई जगह नेटवर्क गायब हो रहा था। पुराने ड्राइवरों की कहानियों में इस रास्ते को लेकर डर था। रात के समय वहां मत जाना रोहित भाई, उस रूट में कुछ है। लेकिन रोहित को डर नहीं लगता था, या शायद वो जानबूझकर डर को अनदेखा करता था। शाम होते होते मौसम भी बदल गया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को अजीब सी आवाज में हिला रही थी। रास्ता संकरा होता जा रहा था। दाहिनी ओर गहरी खाई और बाईं ओर घना जंगल। ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ उतना ही दिखा पा रही थीं जितना जरूरी हो। रात करीब 11 बज चुकी थी जब अचानक रोहित को ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन बाल खुले हुए थे और वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। रोहित ने ब्रेक मारा, ट्रक रुका, हॉर्न बजाया, लेकिन औरत हिली भी नहीं। क्या कर रही है ये यहां जंगल में? रोहित बड़बड़ाया। वो ट्रक से उतरा, लेकिन जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वो पलटा और अचानक उसकी ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। इंजन ऑफ हो गया, अंधेरा छा गया, हवा में अजीब सी ठंडक आ गई और तभी उसने अपनी बाईं तरफ कुछ कदमों की आवाज सुनी। धीमे गीले कदम, जैसे कोई मिट्टी में नंगे पांव चल रहा हो। कौन है? रोहित ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब सन्नाटा था। और तभी उसके ट्रक के अंदर से रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक बेहद पुराना गाना बजने लगा। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। रोहित कांप गया, ट्रक की तरफ भागा। दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे स्टीयरिंग पर बैठी वही औरत दिखी। सफेद आंखें बिना पलक झपकाए देखती हुई, होंठ फटे हुए और चेहरा राख जैसा पीला। ओ मां! रोहित चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब। न ट्रक की बत्ती जल रही थी, न रेडियो चल रहा था और ट्रक के अंदर कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन चालू हुआ। वो जल्दी जल्दी ट्रक में बैठ गया और स्पीड पकड़ ली, लेकिन उसकी निगाहें बार बार पीछे वाले शीशे में जा रही थीं, क्योंकि उसे वहां कुछ चलता हुआ दिख रहा था। ट्रक के ठीक पीछे, बहुत तेजी से। ये छलावा है, ये इंसान नहीं, उसने बुदबुदाया। आगे रास्ता एक टेढ़े मेढ़े पुल पर चढ़ रहा था और तभी ट्रक अपने आप धीमा हो गया। एक्सीलरेटर पर जोर देने के बावजूद ट्रक जैसे भारी होता जा रहा था। पीछे से एक चिल्लाहट आई, किसी औरत की, बहुत ही डरावनी आवाज में। रुको रोहित, लौट आओ। रोहित ने घबराकर शीशा देखा। अब वहां कुछ नहीं था, लेकिन अगली ही सेकंड ट्रक के बोनेट पर कोई चढ़ गया। सफेद पैरों की छापें और हंसी, वो हंसी जो किसी दीवानी मरी हुई आत्मा की होती है। ट्रक बेकाबू हो गया। रोहित ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। एक जोर का झटका और ट्रक पुल के किनारे से लुढ़कते लुढ़कते बच गया। उसने देखा सड़क पर खून का निशान और उस औरत की कटी हुई छोटी पड़ी थी, लेकिन वहां कोई शरीर नहीं था। रात के 2:30 बज चुके थे। रोहित का ट्रक अब बड़ा गांव से कुछ किलोमीटर पहले एक सुनसान ढाबे के पास रुका हुआ था। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें हर कोने को जैसे खंगाल रही थीं कि कहीं फिर वो चेहरा न दिख जाए। उसने ट्रक की चाय वाली कैतली से बची हुई बोतल निकाली और गला तर किया।
हिम्मत जुटाकर वो ढाबे के अंदर गया। अजीब बात यह थी कि ढाबा बंद था, लेकिन उसमें भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। कोई है? रोहित ने पूछा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर एक बुजुर्ग बैठा था, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और एक स्याह कंबल ओढ़े हुए। उसने बिना देखे ही बोला, तू उसी रास्ते से आया है ना? रोहित चौंका। आपको कैसे पता? तेरे चेहरे पर परछाई लिपटी हुई है बेटा, वो बुढ़ा बोला। यहां आने वालों की सांस में डर की गंध आती है। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। कौन थी वो? क्या आप जानते हैं? रोहित ने कांपते स्वर में पूछा। बुढ़ा धीरे से उठा और एक पुराना लालटेन जलाया। बैठ, तुझे कहानी सुनानी पड़ेगी, लेकिन अगर तू डर गया तो जान भी गंवा सकता है। रोहित चुपचाप बैठ गया। ढाबे की दीवारों पर जगह जगह काले धब्बे थे, जैसे जलाए गए हों। बुढ़ा बोला, जिस इलाके से तू आया है वहां आज से 22 साल पहले एक मंदिर था। गांव वालों का कहना था कि वो मंदिर माता का है, लेकिन हकीकत ये थी कि वहां एक तांत्रिक रहता था, काल भैरव। वो इंसान नहीं, पिशाच साधक था। उसके साथ एक औरत थी, गांव की ही, चंपा। वो जवान, सुंदर और मासूम थी। तांत्रिक ने उसे वश में किया, उसका बलिदान किया, लेकिन उसकी आत्मा को बांध नहीं पाया। जब चंपा की आत्मा ने बंधन तोड़ा तो उसने पूरे गांव को भस्म कर दिया। मंदिर जल गया, लेकिन उसका श्राप उस जगह पर रह गया। तब से उस सड़क पर जो भी अकेला गुजरता है उसे चंपा दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, खुले बालों में और आंखों में जलती नफरत के साथ। लेकिन वो किसी को ऐसे ही नहीं चुनती। कुछ तो है तुझ में। रोहित सन्न रह गया। उसे याद आया, चंपा ने उसका नाम लिया था। रुको रोहित, लौट आओ। क्या वो मुझे जानती है? रोहित ने पूछा। बुढ़ा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, शायद तू वही है जिसकी प्रतीक्षा वो बरसों से कर रही है। लेकिन मैं तो पहली बार इस रूट पर आया हूं, रोहित चीखा। शरीर से पहली बार, आत्मा से शायद नहीं। बुढ़ा धीरे से बोला और खड़ा होकर अंदर चला गया। रोहित भागकर ट्रक में आया, ट्रक स्टार्ट किया और आगे निकल पड़ा। उसे अब हर झाड़ी, हर पेड़ में चंपा की परछाई दिख रही थी। कुछ किलोमीटर बाद जीपीएस फिर से गायब हो गया। रास्ता 2 हिस्सों में बंट रहा था। दाएं की ओर गांव की तरफ, बाएं की ओर एक पुराना टूटा पुल। रोहित को गांव की दिशा में जाना था, लेकिन जैसे ही उसने दाएं मोड़ लिया, ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया बाएं ओर। ट्रक खुद उस टूटे पुल की ओर जा रहा था। रोहित घबरा गया। वो स्टीयरिंग पकड़कर जोर लगाने लगा, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने स्टीयरिंग को जकड़ रखा था। तभी ट्रक की लाइट्स फिर बंद हो गईं। अब अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, सामने टूटी हुई पुलिया के ठीक बीच में खड़ी एक औरत। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। और उसके बगल में एक छोटा सा मंदिर। मंदिर के दरवाजे खुले थे और अंदर से वही पुराना गाना गूंज रहा था, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। रोहित का ट्रक जैसे अब उसकी मर्जी से नहीं चल रहा था। ट्रक खुद उस मंदिर की तरफ जा रहा था। ट्रक रुक गया। एक भयानक सन्नाटा था। इंजन बंद, हेडलाइट्स बंद और हवा तक जैसे थम गई हो। रोहित की सांसें तेज थीं। सामने एक पुराना जला गिरा पत्थर का मंदिर था, जिसकी दीवारें अब काई और काले धब्बों से ढंकी हुई थीं। मंदिर के ऊपर एक आधी टूटी घंटी लटक रही थी, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। रोहित के कदम जैसे किसी और की मर्जी से उठने लगे। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ जमीन नीचे से जैसे खिसकती जा रही थी और अजीब सी फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगी। लौट आया है, वही आत्मा। मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति थी, आधी देवी मां की मूर्ति, लेकिन आंखें पूरी थीं और उन आंखों में घूरता हुआ गुस्सा था। तभी रोहित को एक झटका सा महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमाई तो मंदिर के कोने में एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसे दिखा, वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई और साफ होने लगी, और वो थी चंपा। बाल बिखरे हुए, चेहरा अधजला, होंठ फटे हुए और आंखों में शून्यता। लेकिन उसमें कोई नफरत नहीं थी, बल्कि जैसे कोई पुकार। तू आया क्यों नहीं उस रात? रोहित, उसकी आवाज गूंजी। रोहित चौंक गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। तू नहीं जानता, पर मेरी आत्मा जानती है। तुझे वादा तोड़ना नहीं चाहिए था। क्या वादा? रोहित चीखा।
चंपा अब हवा में तैरती हुई आई और उसके पास आकर बोली, एक जन्म पहले तूने मुझे उस तांत्रिक से बचाने का वादा किया था। तू नहीं आया और उसने मुझे जला दिया। ये सब पागलपन है। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और इतना जोर से कि पूरा जंगल कांप गया। उस झंकार में रोहित की चेतना जैसे हिल गई। उसने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज सीधा उसके भीतर घुस रही थी। और तभी अचानक मंदिर की जमीन पर एक आकृति बनने लगी, खून से बनी हुई एक यंत्र। वो वही यंत्र था जो तांत्रिक बलिदानों में उपयोग होता है। चंपा की आत्मा जमीन की ओर इशारा करते हुए बोली, अब तेरा बलिदान जरूरी है ताकि मैं मुक्त हो सकूं। नहीं, मैं दोषी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हर आत्मा को उसका अधूरा कर्म पूरा करना होता है। तेरी आत्मा ने मुझसे वादा किया था और अब तू उस पाप का प्रायश्चित करेगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की देहरी पार की, उसे ऐसा लगा किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो। हवा भारी हो गई और ट्रक अचानक जोर से हॉर्न बजाने लगा, बार बार लगातार। वो ट्रक तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर उसे ट्रक की विंडशील्ड पर खून के छींटे दिखे और उन पर लिखा था, मुझे मुक्ति दे रोहित। रोहित अब समझ गया था कि यह सब किसी तांत्रिक तंत्र का असर है, पर सवाल था उसे इसे खत्म कैसे करना है। उसी पल ट्रक का डैशबोर्ड अपने आप खुला। अंदर एक पुरानी धूल भरी किताब थी, लाल कपड़े में बंधी हुई। जैसे ही रोहित ने उसे खोला, एक शब्द चमक उठा, अग्नि। और उसी समय मंदिर के सामने बने कुंड में आग जल उठी, बिना किसी तेल या लकड़ी के। रोहित की आंखों में एक चमक उभरी, शायद इसी अग्नि में कुछ छुपा है। वो आग के पास गया और कुंड के भीतर देखा। नीचे एक ताम्रपत्र पड़ा था, उस पर तांत्रिक काल भैरव के नाम का अंकन था। यही है शाप की जड़, रोहित बड़बड़ाया। और जैसे ही उसने उस ताम्रपत्र को बाहर निकाला, एक चीख जंगल को चीरती हुई निकली। चंपा की चीख, नहीं, वो उसे मत छू, वो मेरे शाप को बांधता है। अगर तूने इसे हटाया तो मैं फिर कभी नहीं लौट पाऊंगी। रोहित ने कांपते हाथों से वो ताम्रपत्र आग में फेंक दिया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। ना मंदिर, ना आवाजें, ना चीखें, और ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया। सुबह के 5 बज चुके थे। नीली सी किरणें आसमान को धीरे धीरे जगा रही थीं। रोहित ट्रक लेकर फिर आगे बढ़ चला। ट्रक अब सामान्य था, जैसे रात की घटनाओं का कोई असर ही न रहा हो। लेकिन रोहित की आंखें लाल थीं, शरीर थका हुआ और दिमाग उलझा हुआ। करीब 2 घंटे बाद वो एक गांव में पहुंचा, भैरवपुर। यह वही गांव था जहां उसे माल उतारना था। गांव बहुत ही सुनसान और वीरान था। सड़कें टूटी हुई, दीवारों पर काई और घरों के दरवाजे अध खुले या गिर चुके थे। रोहित ट्रक से उतरा और एक स्थानीय आदमी से पूछा, भाई साहब, यहां गोपाल सिंह का गोदाम कहां है? वो आदमी चुपचाप रोहित को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आप रात में मंदिर के पास से आए हो? रोहित चौंक गया। हाँ, आपको कैसे पता? उस आदमी ने गर्दन झुका ली और बोला, उस रास्ते से कोई नहीं आता। जो आता है वो या तो खो जाता है या खुद नहीं रहता। मगर मैं तो ठीक हूं, रोहित ने कहा। वो आदमी फिर बोला, शरीर से ठीक होना और आत्मा से जिंदा होना दोनों में फर्क है। इतना कहकर वो भीतर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। रोहित अब अंदर तक सिहर गया। इस गांव में कुछ तो अजीब था। वो गोदाम की दिशा में बढ़ा, लेकिन रास्ते में एक औरत मिली, अधेड़ उम्र, झुकी कमर, झुकी आंखें। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। तू आया है, वही ट्रक ड्राइवर। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तेरे जैसे ही एक लड़का 20 साल पहले आया था, वो भी चंपा को देख चुका था। फिर उसका ट्रक यहीं गांव के बाहर खड़ा मिला, मगर वो कभी मिला ही नहीं। क्या हुआ था उसे? रोहित ने पूछा। गांव के कुएं में मिली उसकी हड्डियां, बिना मांस, बिना खून, बस हड्डियां और आंखें गायब। अब रोहित की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे जमीन हिल रही है। गांव के कुएं की ओर उसने देखा, चारों ओर लटकती हड्डियां, मछली की तरह झूलती रस्सियां और एक सड़ी हुई गंध। तभी हवा में एक स्वर गूंजा, मुक्ति अधूरी है रोहित, अब गांव भी बोलेगा। रोहित ने पलट कर देखा, गांव का माहौल बदल चुका था। घरों की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं, दरवाजों से खून रिसने लगा और कुएं से धुआं उठने लगा।
गांव अब नींद से जाग चुका था और उस नींद में दबी थीं रूहें, अधूरी आत्माएं जिनका बलिदान कभी उसी तांत्रिक मंदिर में किया गया था। हर आत्मा अब रोहित की ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे और खुले मुंह, जैसे सब रोहित से कुछ मांग रही थी। हमें मुक्ति दे, तू वादा निभा। मैंने कुछ नहीं किया, रोहित चिल्लाया, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी एक दरवाजा जोर से खुला और एक बुजुर्ग पंडित बाहर निकले। उनके माथे पर राख, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल। तू उस आत्मा से बंध चुका है, पंडित बोले। अब या तो तू उसे मुक्ति देगा या खुद खो जाएगा उसी में। क्या करना होगा मुझे? पंडित बोले। जिस तांत्रिक यंत्र को तूने जलाया वह चंपा को नहीं, बाकी आत्माओं को बांध रहा था। चंपा मुक्त नहीं हुई, बाकी रूहें भड़का दी गईं। अब तुझे खुद उस मंदिर में लौटना होगा और चंपा को अपने ही हाथों से शांत करना होगा। मतलब मारना होगा? नहीं, उसकी सच्चाई जानकर उसका छल खत्म करना होगा। वो जो कहती है वो पूरी बात नहीं है। रोहित को अब समझ आने लगा था, चंपा की कहानी में कोई अधूरा सच छिपा है। वो पीड़िता भी है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो खुद भी दोषी थी। पंडित ने रोहित को एक पोटली दी। इसमें राख है तांत्रिक की, इसे जलाकर उस आत्मा के सामने रखना। अगर उसकी सच्चाई झूठ है तो उसका असली चेहरा सामने आएगा। रोहित ने पोटली ली और ट्रक में बैठकर फिर उसी रास्ते की ओर लौट पड़ा, उस मंदिर की ओर जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन अब मंदिर वैसा नहीं था। अब मंदिर जल रहा था, बिना किसी आग के, और मंदिर के सामने चंपा फिर खड़ी थी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। जंगल में सन्नाटा, कड़कड़ाती सर्दी जैसा जमा हुआ था। ट्रक की हेडलाइट में मंदिर की पुरानी दीवारें और उससे उठती नीली आग की लपटें साफ दिख रही थीं। रोहित ट्रक से उतरा और थरथराते हुए पोटली निकाली। जैसे ही वो मंदिर के फर्श पर पहुंचा, हवा तेज हो गई। झाड़ियों से कुछ साए निकलकर मंदिर के चारों ओर घूमने लगे। शायद वे आत्माएं जो चंपा के झूठ से बंधी थीं। चंपा फिर प्रकट हुई, वही विकृत चेहरा, अधजला शरीर, लेकिन आंखों में अब दर्द की जगह क्रोध था। फिर लौट आया। मैंने तो तुझे जाने दिया था, रोहित ने डटकर कहा। तूने कुछ छुपाया है मुझसे। वो तांत्रिक जिसे तू दोष देती है, उसकी राख अब मेरे पास है, और अगर तूने झूठ बोला है तो सारा सच सामने आएगा। चंपा चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत कर, मत जलाना ये राख, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रोहित अब पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने राख मंदिर के मध्य में बने यंत्र पर डाल दी और राख जल गई। जैसे ही राख जलने लगी, मंदिर की दीवारें छटकने लगी, हवा से चीखें उठने लगी और चंपा जमीन पर गिर पड़ी, छटपटाने लगी। रोक इसे, मत देख, नहीं। पर अब दृश्य बदलने लगा था। मंदिर के बीचों बीच एक छवि बनने लगी, जैसे पुरानी स्मृति। रोहित देख रहा था 20 साल पुराना सच। एक लड़की, चंपा, नाच रही थी मंदिर में, लेकिन नृत्य श्रद्धा का नहीं, बलि की तैयारी का था। मंदिर में गांव के मुखिया, तांत्रिक और 4 औरतें बैठी थीं। तांत्रिक ने कहा, यह लड़की ही साक्षात रुद्र कन्या है, इसे ही बलि में देना होगा ताकि गांव की सुख शांति बनी रहे। पर तभी चंपा मुस्कुराई और धीरे धीरे वो तांत्रिक की ओर बढ़ी और कहा, बलि मैं नहीं दूंगी, मैं ही तांत्रिक बनूंगी। अब वो तंत्र सीख चुकी थी और फिर शुरू हुआ नर्क। चंपा ने गांव के बच्चों को एक एक करके अपने यंत्र में बांधना शुरू किया। वो उन्हें तंत्र का हिस्सा बना रही थी। गांव में जब जब कोई बलि रोकने आया, वो गायब हो गया। अंत में तांत्रिक ने ही उसे रोका और उसी रात उसे पकड़कर इसी मंदिर में बांध दिया और जला दिया। लेकिन मरते वक्त चंपा ने कसम खाई, अब मैं आत्मा बनूंगी और हर जीवन को तंत्र का भाग बनाऊंगी। कोई नहीं बचेगा, ना तांत्रिक, ना ड्राइवर, ना गांव। छवि टूट गई। रोहित सन्न खड़ा था। तो तू खुद ही तांत्रिक बन गई थी? चंपा अब घुटनों पर थी। हाँ, मैं सिर्फ शिकार नहीं थी, शिकारी भी थी। मुझे सबने छल्ला, मैंने सबसे बदला लिया, मैं रुक नहीं सकती। रोहित ने अब वह राख, बची हुई राख अपनी हथेली में ली और चंपा के माथे पर फेंकी। तेज प्रकाश फैला, चंपा की रूह चीखी और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। अब बहुत हुआ, रोहित चीखा। तुझे अब मुक्ति नहीं, तुझे अब शांति नहीं, बंदी बनना होगा। उसने मंदिर के ताम्र यंत्र के नीचे खुदाई की। वहां एक लाल ताबूत दबा था, जिस पर लिखा था, वह जो आत्मा को जान जाए उसे बांध सकता है।
रोहित ने चंपा की चिल्लाती रूह को उस ताबूत में कैद किया और जैसे ही ताबूत बंद हुआ, पूरा मंदिर थर्राया और शांत हो गया। अब कोई चीख नहीं थी, कोई परछाई नहीं, कोई घंटी नहीं। ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ। रोहित धीरे धीरे वापस उसी गांव की ओर चला, लेकिन इस बार कुछ और बदला था। उसके ट्रक के पीछे अब हर मोड़ पर एक धुंधली साया थी, जो ताबूत में तो बंद थी पर पूरी तरह खत्म नहीं। सुबह के करीब 5:30 बजे थे। रोहित ट्रक चला रहा था। आंखों में रात की नींद अब भी अधूरी थी, लेकिन मन कुछ हल्का लग रहा था। तभी एक पहाड़ी मोड़ पर उसने देखा, सड़क किनारे एक पुराना ट्रक खड़ा था, जंग खाया, धूल से अटा हुआ। ट्रक का दरवाजा खुला था और ट्रक के नीचे कोई झुका हुआ था। रोहित ने ट्रक रोका और नीचे उतरकर पूछा, भाई सब ठीक है? वो आदमी झुका हुआ ही बोला, तू मंदिर के रास्ते से आया है ना? रोहित चौंका। हाँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? अब वो आदमी खड़ा हुआ, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों के नीचे काले घेरे और पलकें ऐसी जैसे महीनों से ठीक से सोया ही ना हो। मैं भी गया था उस रास्ते 5 साल पहले। क्या देखा? रोहित ने पूछा। उसने गर्दन हिलाई। कहना आसान नहीं, लेकिन शायद तुझसे कहना जरूरी है। मैं रघुवीर हूं, ट्रक चलाता हूं सालों से। 5 साल पहले मुझे भी चंपा मिली थी। उसने मुझे भी अपने जाल में फंसाया, लेकिन मैं बच निकला। समझ नहीं पाया कैसे। शायद किसी और की मौत ने मेरी जगह ले ली। तो अब क्यों लौटे हो यहां? रोहित ने पूछा। क्योंकि मेरे ट्रक से एक बार एक औरत कुएं में कूद गई थी और तब से वो मेरे पीछे है। दिन में नहीं दिखती, लेकिन रात में जब भी मैं ब्रेक मारता हूं, वो हंसती है। और अब उसने उंगली से रोहित के ट्रक की ओर इशारा किया। अब वो तेरे ट्रक में है। रोहित सन्न रह गया। पीछे मुड़कर ट्रक की ओर देखा। ट्रक की खिड़की पर अब धुंध में एक हथेली का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखा हो। रघुवीर फिर बोला, वो चंपा नहीं है, ये दूसरी है। ये कुएं वाली है। ये वो आत्मा है जिसे चंपा ने कभी जलने से पहले उसी गांव के कुएं में झोंक दिया था। उसका नाम था मालिनी। मालिनी? रोहित ने बुदबुदाया। हाँ, रघुवीर बोला। उसके साथ चंपा का सबसे बड़ा पाप जुड़ा है। जब चंपा तांत्रिक बन रही थी, मालिनी उसका विरोध करने आई थी, लेकिन चंपा ने उसे जिंदा कुएं में झोंक दिया, तंत्र साधना के लिए। तो क्या अब चंपा तो ताबूत में है, लेकिन मालिनी बाहर है? रोहित ने पूछा। बिल्कुल। और अब वो अकेली नहीं, वो तेरे साथ मंदिर गई, और जब तूने चंपा को ताबूत में बंद किया, उसी वक्त मालिनी ने खुद को तेरे ट्रक से बांध लिया। अब वो तुझसे एक चीज मांग रही है, बचाव नहीं, बदला। रोहित कुछ कहता, उससे पहले ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई। ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुला और उसी में से फुसफुसाहट आई। रघुवीर, तुझे याद है ना वो कुआं? चल मेरे साथ। रघुवीर कांपने लगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। चंपा ने मारा था मुझे। पर रोहित समझ चुका था, अब उसके ट्रक में सिर्फ एक आत्मा नहीं, 2 हैं। चंपा ताबूत में है, लेकिन मालिनी उसे आजाद करने की फिराक में है, ताकि चंपा का अधूरा तंत्र फिर से जिंदा हो जाए। रोहित ने रघुवीर से पूछा, क्या कोई तरीका है मालिनी को रोकने का? रघुवीर धीरे से बोला, हाँ, एक कुआं है उस गांव में, जिसे सबने भुला दिया। वही कुआं जहां मालिनी को डुबोया गया था। अगर तू उस कुएं में जाकर उसकी हड्डियों को खोजकर उन्हें अग्नि दे दे, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। और अगर मैं ना करूं, तो वो तुझे चंपा के साथ बांध देगी, और फिर न तांत्रिक तंत्र बचेगा, न आत्मा, बस एक शापित ट्रक जो हर रात एक नई रूह को ढोएगा। रोहित ने अब तय कर लिया था, वो कुएं में जाएगा। ट्रक स्टार्ट हुआ। इंजन से एक बार फिर वही रहस्यमयी कंपन उठा, जैसे ट्रक खुद भी डर रहा हो। रघुवीर ट्रक में नहीं बैठा। उसने सिर झुकाया और बोला, मैं यहीं रुकूंगा। अगर तू लौटा तो बता देना कि उस कुएं में अभी भी खून की बू आती है या नहीं। रोहित ने ट्रक को फिर से उसी गांव की ओर मोड़ा, जहां चंपा ने कभी मालिनी को कुएं में झोंका था। रास्ते भर ट्रक के शीशों पर उंगलियों के निशान उभरते रहे। रेडियो अपने आप ऑन ऑफ होता रहा, और कभी कभी ट्रक की बैक सीट पर किसी के सिसकने की आवाजें आती थीं। लेकिन रोहित अब डर को पीछे छोड़ चुका था। सुबह के 4 बजे वो गांव पहुंचा। सब सोए थे, लेकिन आसमान में अजीब सी लाली थी, जैसे सूरज नहीं, कोई और शक्ति उग रही हो।
वो सीधे पहुंचा उस पुराने कुएं पर, जहां अब झाड़ियां उग आई थीं, लेकिन उसके भीतर अब भी ठंडक और मृत्यु की बू थी। रघुवीर ने जो बताया था वो याद रखते हुए रोहित कुएं के पास बैठा और हिम्मत करके नीचे उतरने की तैयारी की। उसने एक रस्सी बांधी, टॉर्च ली और जैसे ही नीचे उतरने लगा, एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। रुक जा रोहित, वो अब भी जिंदा है। ये आवाज चंपा की थी, लेकिन ताबूत में बंद होने के बावजूद उसकी चेतना अब भी जीवित थी। अगर तू मालिनी को मुक्त करेगा तो ताबूत टूट जाएगा, क्योंकि वो मेरे यंत्र का हिस्सा है। वो आजाद होगी तो मैं भी। रोहित ने जवाब नहीं दिया। वो नीचे उतरता रहा। कुएं की दीवारें नरम होती जा रही थीं, जैसे मिट्टी में खून रिसा हो। नीचे पहुंचते ही उसे एक हड्डियों की गठरी दिखी, पुरानी, सड़ चुकी, लेकिन किसी अनकहे पाप की गवाही देती हुई। जैसे ही रोहित ने उन्हें उठाया, एक औरत की रूह सामने आ खड़ी हुई। वही मालिनी, सफेद कपड़े, आधा चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखों में संतोष और पीड़ा एक साथ। क्या तू मुझे मुक्त करेगा? वो बोली। हाँ, रोहित ने कहा। तेरे साथ जो हुआ वो अन्याय था। तुझे तंत्र की बलि बनाया गया, लेकिन अब नहीं। रोहित ने कुएं के किनारे आकर हड्डियों को बाहर निकाला और पास ही एक पुराने मंदिर के धूने में अग्नि दी। अग्नि भड़की और साथ ही मालिनी की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। चंपा का ताबूत, जो मंदिर के नीचे था, अब फटने लगा था। तूने वचन तोड़ा रोहित। चंपा की गूंजती हुई आत्मा बाहर निकल आई, पर अब वो वैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब शक्ति नहीं, भयंकर थकान थी। उसकी ऊर्जा कमजोर हो चुकी थी। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरा तंत्र अब टूटा है। तेरी आत्मा अब अकेली है। तू अब कोई यंत्र नहीं, बस एक दोष है। चंपा चीखी, लेकिन तब तक अग्नि की लपटें उससे भी टकराने लगी। मालिनी की आत्मा की मुक्ति से चंपा की शक्ति जलने लगी। कुएं से सफेद रोशनी उठी और उसमें से मालिनी की शांत मुस्कुराती आत्मा बाहर आई। उसने चंपा की ओर देखा और बस इतना कहा, अब बस। और फिर चंपा की आत्मा धुएं में बदलकर तिरोहित हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई साया नहीं, कोई आहट नहीं, बस ट्रक, रोहित और एक सुबह की नई किरण। कुछ महीने बाद रोहित अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन अब हर मोड़ पर एक बात याद रखता है, कभी किसी औरत के आंसू को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि पाप की राख देर सबेर जरूर सुलगती है। मालिनी की हड्डियों को अग्नि दे देने के बाद चारों ओर एक रहस्यमय शांति छा गई थी। रोहित अब शांत खड़ा था। उसकी आंखें कुएं की राख में घड़ी हुई थीं। उस रात कुछ ऐसा घट चुका था जिसे वो शायद पूरी उम्र भी न भूल पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रोहित जब ट्रक में वापस लौटा तो उसने देखा ट्रक का स्टीयरिंग धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था। ट्रक बंद था, फिर भी उसकी हेडलाइट जल रही थी। सीट पर वो ताबूत रखा हुआ था जिसमें चंपा को बांधा गया था, लेकिन अब वो खाली था। रोहित का दिल धड़क उठा। अगर चंपा नष्ट हो गई तो ताबूत खाली कैसे? ट्रक के पीछे से एक धीमी आवाज आई, मैं अब तंत्र नहीं, चेतना हूं, और चेतना को कोई नहीं मार सकता। वो चंपा की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें आत्मा का बोझ नहीं, केवल क्रोध और घृणा थी। रोहित ने देखा ट्रक की विंडशील्ड पर वही चेहरा उभर आया था, आधा जला हुआ, आधा धुंधला, लेकिन अब भी चुपचाप देखता हुआ। मैं तेरे साथ नहीं, तेरे ट्रक के साथ बंधी हूं, चंपा ने कहा। तू मुझे जला सकता है, ताबूत को नष्ट कर सकता है, लेकिन ट्रक, इस लोहे की चीज को नहीं। जिस रात तू मुझे अपने ट्रक में लेकर गया, उसी रात ये ट्रक भी मेरा हिस्सा बन गया। अब रोहित को सच्चाई समझ आ रही थी। वो न सिर्फ एक आत्मा को ढो रहा था, बल्कि एक श्रापित ट्रक चला रहा था। वो घबराया, ट्रक से कूदकर बाहर आया, मंदिर के पुजारी को ढूंढा, जो कभी चंपा के गांव में चुपचाप रहता था। पुजारी ने सब सुनकर कहा, बेटा, आत्माओं को नहीं, शाप को मुक्त करना असली साधना होती है। ये ट्रक अब एक यंत्र नहीं, एक पिंजरा बन चुका है। अगर तू चाहता है कि ये श्राप टूटे, तो तुझे इस ट्रक को उसी जगह ले जाना होगा जहां पहली बार चंपा का तंत्र जागा था। भस्मगिरी पर्वत की चोटी, वहां सूर्यास्त से पहले इसे आग लगानी होगी, नहीं तो ये ट्रक अगले कई जन्मों तक ऐसे ही रूहों को ढोता रहेगा। अगले दिन रोहित ट्रक को लेकर उस पर्वत की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, जंगल घना और आसमान पर बादल उतर आए थे।
हर मोड़ पर ट्रक से अजीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी तांत्रिक मंत्रों की, कभी हंसी की। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। छोटी पर पहुंचकर रोहित ने एक बार ट्रक को देखा। उसकी खिड़कियों पर अब चेहरों की भीड़ थी, जिन आत्माओं को कभी चंपा ने बांधा था। सब उसे देख रही थी। रोहित ने ट्रक के चारों ओर घी और कपूर का घेरा बनाया और आखिरी बार कहा, अगर किसी ने तुझे तंत्र बनाया तो मैं तुझे अब शांति दूंगा। उसने आग लगाई। आग भड़की नीली लपटों के साथ, और उन लपटों में से एक एक आत्मा निकलती गई, जैसे सदियों पुराना बोझ उतर रहा हो। चंपा की चीखें फिर एक बार गूंजी, लेकिन अब उनमें ताकत नहीं थी, बस पछतावा था। कुछ ही देर में ट्रक पूरी तरह राख हो गया। महीने बाद रोहित अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन नया ट्रक, नया नंबर और नई राह। उसके पुराने ट्रक की कोई तस्वीर, कोई रिकॉर्ड, कोई कागज नहीं मिला, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन कभी कभी जब वो सुनसान सड़क पर रात में अकेले चलता है, तो ट्रक की पिछली साइड मिरर में एक चेहरा दिखता है, मुस्कुराता हुआ। शायद चंपा की आत्मा अब शांति में है, या शायद वो बस इंतजार कर रही है अगले ट्रक ड्राइवर का।